वेलकम स्टूडेंट, घर की पाठशाला बाय अमन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे पार्ट में हम लोग आज जो है वो आगे पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, लास्ट की क्लास की अगर बात की जाए तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो बहुत काफी डिटेल से देखा था। आज स्टूडेंट जो हम लोगों को पढ़ना है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज को जरा बढ़िया से आप समझोगे। आज जो हम लोग जहां से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ, जो कि काफी ज्यादा हिट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये ओम्स लॉ है क्या। एक तरीके से ओम्स लॉ जो दिया गया था स्टूडेंट, वो साइंटिस्ट ओम के द्वारा ही दिया गया था। जनरली एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो आपको इस रिजल्ट को जो है वो निकाल कर दिया गया। ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उसने V और I के बीच में एक रिलेशंस निकाला। V और I के बीच में, दैट मींस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में उन्होंने एक रिलेशंस निकाला। उन्होंने स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट में किया गया कि हर बार किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो बढ़ाया, और पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के चलते इलेक्ट्रिक करंट पे होने वाले चेंज को उन्होंने मेजर किया। दैट मींस कि लेट मी सपोज कि 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट उन्होंने किया क्या है कि हर बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो डिफरेंस, चलिए हम लोग इस पे V लेते हैं, इस पे I लेते हैं, उन्होंने हर बार पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया और बढ़ाने या घटाकर देखा कि आखिर उससे क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जनरली लेट मी सपोज मान लीजिए कि जब 2 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तब वहां पर उन्होंने मेजर किया कि ये 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा है। जब उन्होंने 2 से 4 कर दिया, तो 4 करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जब 6 वोल्ट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। मतलब ये देखा गया कि जिस तरीके से, जिस रेशियो में हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे, उसी रेशियो में मेरा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर रहा था। और इसी एक्सपेरिमेंट को जो है उन्होंने ओम्स लॉ का नाम दिया है। तो ओम्स लॉ में जनरली जो हम लोगों को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, वो हम लोग V और I के रिलेशंस की बात करेंगे, है ना। तो V को चेंज करके I पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा है, इसका मतलब है कि उसमें वोल्टेज आपका जो है वो बढ़ा है। तो चलिए एज ए डेफिनेशन अगर देखने की कोशिश करें कि अगर इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ क्या डिफाइन करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन उन्होंने दिया है कि ये जो कंडीशन है वो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि कंडक्टर में देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ने घटने से किसी कंडक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कंडक्टर है, लेट मी सपोज कि कोई कंडक्टर है हमारे पास, और इस कंडक्टर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से क्या होता है, देन देखते हैं क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए यहां पर सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है कि ये जब भी आपको फॉलो करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करेगा। टेम्परेचर में किसी तरह का वेरिएशन आपको नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। एंड द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। दैट मींस कि अगर किसी कंडक्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग V को बढ़ाते हैं, तो I उसका जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस कि अगर V को बढ़ाया जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, अक्रॉस द एंड्स। दैट मींस कि अगर किसी कंडक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, उसी रेशियो में हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। बस हमको करना क्या है कि कांस्टेंट को टेम्परेचर रखना है। दैट मींस कि इट I is a current, is the current flowing through a conductor, and V is the potential difference across the end. That means V is directly proportional to I. Ohm's law यही आपको कहता है ना। तो देखिए अब V क्या कर रहा है, I के साथ एक रिलेशंस बता रहा है कि V कैसे है, I के साथ डायरेक्ट रिलेशंस रखता है। मतलब अगर V इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगा, अगर V डिक्रीज करेगा तो I भी आपका डिक्रीज करेगा। तो चलिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यहां पर देते हैं, दैट इज कॉल्ड R। इसको जनरली स्टूडेंट जो है वो रेजिस्टेंस कहा जाता है। आपका क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आर आई, एक रिलेशन आपको जो है यहां पर याद रखना है। इसी को थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं कि अगर V इज इक्वल टू आर आई की बात हम लोग कर रहे हैं, V इज इक्वल टू जो है हम लोग का I इज इक्वल टू आर, आर आई की बात अगर हम लोग करते हैं जैसे, तो अगर आप देखो यहां पर
अब हम लोग आर के साथ सबका रिलेशन देखते हैं। स्टूडेंट आर को हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस। याद करिए पिछले वीडियो में भी हमने रेजिस्टेंस का जिक्र किया था। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें, जनरली अगर डेफिनेशंस की बात करें रेजिस्टेंस का स्टूडेंट, तो सिंपली रेजिस्टेंस का अगर आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध दैट मींस कि रेजिस्ट करने का काम करता है। ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, और ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है आपका, वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करता है, मतलब उसके फ्लो को रोकने का काम करता है। दैट मींस कि कोई कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी जितना अधिक होगा, दैट मींस कि अगर रेजिस्टेंस इसका अधिक होगा वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। आप सोचो कि अच्छा कंडक्टर वही हो सकता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, जिसमें आपका जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकने का काम जो है वो कम करे। और इसी के आधार पर स्टूडेंट जो है वो हम लोग कंडक्टर और आपका जो है इंसुलेटर की बात करते हैं। अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है वो फ्लो वहां से नहीं कर पाता है। तो आप जरा अगर आर यहां से निकालोगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, वी बाई आई, या फिर आप यहां से कई सारे रिलेशन आप जो है वो बना सकते हो। अगर आपको आई निकालना है तो आप वी बाई आर निकाल दो। दैट मींस जो अगर एक्चुअली ओम्स लॉ की बात हम लोग कर रहे हैं तो ओम्स लॉ आपको वी और आई के रिलेशंस को क्या करता है, बताता है कि वी जो है वो आई के साथ क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर हमारा क्या है यहाँ पर, वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का नाम हम लोगों ने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा है। अब जरा सा इसमें सवाल है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो जरा देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारा जो है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों पर जो है वो डिपेंड्स करता है ना। कि अगर उस वायर का लेंथ ज्यादा होगा तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक एक करके इन रिलेशंस को अभी तुरंत हम लोग जो है वो देखते हैं स्टूडेंट। रेजिस्टेंस के डेफिनेशंस को पहले हम लोग जो है वो समझते हैं। जिस तरीके से रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने देखा, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर का क्या है, प्रॉपर्टी है। विच रेजिस्ट का मतलब होता है उसको रोकना है ना, उसको बहने उसको फ्लो करने से रोकना। द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स, दैट मींस किसी वायर का ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रोकने का काम करता है। और इसको हम लोग डिनोट जो है वो आर से करते हैं। देन सिंस अगर एसआई यूनिट्स की बात की जाए तो उसी तरीके से ओम्स के सम्मान में जो है वो उसको ओम से डिनोट किया जाता है ना। उसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है आपका, ओम है, एंड ओम इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर दैट। इस तरीके से ओम्स का आपका जो है वो डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट अब सवाल उठता है कि अगर हम ओम की बात कर रहे हैं तो आखिर 1 ओम होता कितना है, आखिर 1 ओम से हम कितना समझें, 1 ओम का मतलब क्या समझेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट अगर R इज इक्वल टू वी बाई आई हम लोगों ने यहां से निकाला है, तो आप जरा समझिए कि अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर या देने पर अगर उसमें 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो हम कहेंगे कि उस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है या उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, वो कितना है आपका, 1 ओम है। दैट मींस कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं कि अगर किसी कंडक्टर में का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो और उसमें अगर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 1 ओम आपका जो है वो रेजिस्टेंस होगा। तो जनरली स्टूडेंट अगर हम, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बात करें इस ओम की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो सिंपली चलिए उसके रिलेशंस को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारा जो है वो उसका रिलेशंस होगा। तो जनरली स्टूडेंट अगर हम बात कर रहे हैं, आप सिंपल सी बात देखो, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला बात तो है मटेरियल, कि वो किस तरीके के मटेरियल से बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि अगर आप देखोगे कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स में भी सारे आपके जो हैं वो, जैसे अगर एल्यूमिनियम्स की बात करें हम लोग, या फिर हम लोग सिल्वर की बात करें, ये सारे कंडक्टर्स है। बट कंडक्टर्स में भी गुड कंडक्टर और अलग अलग मटेरियल्स अगर आप चेंज करोगे तो उसमें जो है वो आपका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। 2 ऐसे और बड़े फैक्टर्स हैं आपके, जनरली आप समझोगे कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर होता है। कि अगर हम किसी भी कंडक्टर्स के वायर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप जरा सोचिए कि अगर एक कंडक्टर्स है और हम इसको जो है वो इसके लेंथ इसी वायर को और पतला करके इसके लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप जरा सोचिए स्टूडेंट कि अगर हम इसके थिकनेस को कम कर देते हैं तो इसमें जो फ्लो, इसमें जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, अब उसकी अपेक्षा इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि जगह जो है उसका क्या हो गया, वो कम हो गया है।
तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंडक्टर्स के लेंथ को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्टूडेंट। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम लोग इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, तीन चीजों की बात हमने की थी। सबसे पहला जो हमने बात किया वो लेंथ ऑफ द वायर्स की बात की। तो अगर किसी भी वायर का लेंथ अगर हम लोग लेट मी सपोज जनरली यहाँ पर आपको पूछता है कि अगर किसी कंडक्टर्स के लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो अगर डायरेक्ट का रिलेशन है स्टूडेंट तो वो भी आपका क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने अगर यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा एक बड़ा कंडक्टर लिया है, यहाँ एक वर्ड आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप जरा सोचो स्टूडेंट कि अब यहाँ पर अगर इतना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इससे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वन टाइम में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर हम इसको और छोटा कर दें तब जो जितना अमाउंट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल रहा था उसकी अपेक्षा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके जो होंगे वो नंबर्स में कम होंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप जरा सोचिए कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दें, दैट मींस कि यहां से इसको बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, उसको रोकने का काम कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इसके एरिया को हम बढ़ा दें तो वो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। तो दैट मींस कि अगर रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो वो हमारा इनवर्स का रिलेशन होता है ना। That means resistance is inversely proportional to the cross sectional area of a conductor। वो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं स्टूडेंट, तीन चीजें हम लोगों ने देखा यहाँ पर, एक हमने लेंथ के साथ देखा, एक हमने जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ देखा, और दूसरा मटेरियल्स के बदलने के कारण भी जो है वो रेजिस्टेंस पे आपका फर्क पड़ता है। जैसे हमने कहा ना कि मेटल की जगह आप नॉन मेटल से ले लो या फिर आप प्लास्टिक से ले लो तो वो कंडक्टर नहीं है आपका। तो हम लोगों ने मटेरियल्स चेंज किया तो मटेरियल्स के चलते भी रेजिस्टेंस जो है आपका वो फर्क वहां पर पड़ता है। मोस्टली अगर उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जाया जाए तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर्स के लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और अगर हम लोग किसी के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट इसको हम कंबाइन कर दे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, L/A लिख सकते हैं। और नाउ इसी तरीके से अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो उसके बदले हमें वो क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट देना पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रो कहते हैं, है ना। तो उसके बदले हम लोगों ने रो लिखा और L/A, और अगर यहाँ से रो हम लोग निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, RA/L। स्टूडेंट इस रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस बात को आप यहाँ पर समझोगे कि यहाँ से जो हमारा टर्म निकला, जिस तरीके से वहां हमारा रेजिस्टेंस निकला था, यहाँ पर हमारा रेजिस्टिविटी निकला है। तो चलिए एक बार रेजिस्टिविटी का भी SI यूनिट हम लोग अगर देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली अगर आप देखो हमने यहाँ पर इसको फाइंड किया, कैसे किया, हमने A को R के साथ मल्टीप्लाइड किया और L यहाँ पर था, अगर रो निकाले तो L हमारा डिवाइड में चला गया। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसको निकाले तो ओम में निकालेंगे, एरिया हमारा अगर मान लीजिए है तो हम इसको मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, और लेंथ को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारा रेजिस्टिविटी का। अगर SI यूनिट आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, ओम मीटर बताओगे। तो अगर रेजिस्टिविटी का हम लोगों को रिलेशंस यहाँ पर देखिए, जरा सा रिलेशंस आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को लेकर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी का रिलेशंस हमारा आया RA/L, तो जरा इस चीज को समझिए कि वायर में अगर हम ये जनरली इसको लेट बी सपोज कि हम कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि किसी कंडक्टर के लिए R हम लोग जनरली कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसका A के साथ क्या क्या रिलेशंस है। मतलब अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी पर क्या इंपैक्ट होगा, तो आप ऑब्वियसली देखोगे कि डायरेक्ट का रिलेशन है ना, कि अगर हम A बढ़ा रहे हैं, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर वही अगर हम लेंथ को यहाँ पर बढ़ा दे स्टूडेंट, अगर हम किसी वायर के लेंथ को बढ़ा दे तो आप जरा सोचो कि लेंथ अगर नीचे हमारा बढ़ रहा है तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम किसी कंडक्टर में इस दोनों को अगर कांस्टेंट माने स्टूडेंट तो वहां पर रो हमारा जो है वो R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 यूनिट मान लें
और अगर लेंथ भी हमारा 1 यूनिट हो, तो इस कंडीशंस में रो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक आपको रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो और ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें स्टूडेंट, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।